नमस्कार दोस्तों, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइपोथेसिस, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ अगर समझना है तो हम इसको दो भागों में तोड़ें, परि धन कल्पना। परि का अर्थात होता है चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन मनन। अर्थात अगर हम अनुसंधान के क्षेत्र में इनके बारे में बात करें तो परिकल्पना का आशय किसी भी समस्या के संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर चिंतन करने से है। हर तरीके से अगर कोई भी समस्या जिसका हम शोध करने जा रहे हैं, उसकी समस्या का समाधान पाने के लिए हर संभव समाधान कि क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हर लेवल पर चारों तरफ से उसका सॉल्यूशन खोज लेना, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसे हम कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ होता है और अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा कि जो अनुसंधान कार्य किया जाता है वो हाइपोथेसिस और उसकी टेस्टिंग के बीच की प्रोसेस होती है, और किसी भी परिकल्पना के अभाव में आपका जो अनुसंधान कार्य होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है, एमलेस हो जाता है, उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता है। अब हम बात करते हैं परिकल्पना के प्रकारों की कि कितने प्रकार की परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तीन उसके मेजर डिफरेंस के बेसिस दिए गए हैं। पहला है चरों की संख्या के आधार पर, वेरिएबल्स के नंबर के आधार पर। दूसरा है वेरिएबल्स के बीच में विशेष संबंध के आधार पर, चरों के विशेष संबंध के आधार पर। और तीसरा जो प्रकार है वो लिया गया है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। अब हम बात करते हैं पहले प्रकार की, चरों की संख्या के आधार पर। तो चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पनाओं को दो तरह से बांटा गया है। पहले है साधारण परिकल्पना और दूसरी है जटिल परिकल्पना। तो चरों की संख्या की बात हम अगर कर रहे हैं तो साधारण परिकल्पना किन्हीं भी दो चरों के बीच के संबंध को बताती है, इसीलिए इसे साधारण परिकल्पना कहा जाता है। जैसे कि हम कहें कि बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो यहाँ दो चर कौन से हैं? चॉकलेट खाना और बीमार पड़ना। तो बहुत ही सरल तरीके से हम इन दो चरों के बीच में संबंध बता रहे हैं, तो ये होगी साधारण परिकल्पना। और संख्या के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है जटिल परिकल्पना। जटिल मीन्स यहाँ चरों की संख्या दो से अधिक हो जाती है। तो जहां पर दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को बताया जाता है वहां कौन सी परिकल्पना हो जाती है? जटिल परिकल्पना। उदाहरण लें कि बच्चा चॉकलेट खाने से बीमार हो जाता है और स्कूल नहीं जा पाता है, तो यहाँ तीन चर कौन से हो गए? चॉकलेट खाना, बीमार हो जाना और स्कूल न जा पाना। तो जहां पर चरों की संख्या दो से अधिक हो जाए वहां पर कौन सी परिकल्पना होती है? जटिल परिकल्पना। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार या दूसरे आधार की, जो है चरों के विशेष संबंध के आधार पर परिकल्पना। पहली है सार्वभौमिक परिकल्पना। यूनिवर्सली जो परिकल्पना एक बड़े ग्रुप पर एक समय विशेष पर सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक परिकल्पना। जैसे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना कि झूठ बोलना पाप है, पूरे यूनिवर्स में ये कोई भी झुटला नहीं सकता है। बिल्कुल इसी तरह से यूनिवर्सली जो सार्वभौमिक परिकल्पना होती है वो भी प्रायः एक मेजॉरिटी पर लागू होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, कोई पुरस्कार देते हैं, तो लोगों के सीखने में क्विकनेस, जल्दी वो सीखते हैं, किसी भी चीज को तीव्र गति से सीखते हैं। तो ये यूनिवर्सली हर क्षेत्र पे एक समय से सभी लोगों पे लागू होती है कि अगर रिवॉर्ड दिया जाए तो लोग जल्दी सीखते हैं। और इसी का जो दूसरा प्रकार है वो है अस्तित्वात्मक परिकल्पना, जो कि सार्वभौमिक परिकल्पना का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पूरे समुदाय पर एक साथ लागू नहीं होती, लेकिन कम से कम किसी एक व्यक्ति पर या एक बहुत छोटे समूह पर या कुछ लोगों पर लागू होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। जहां पूरी क्लास में सब बच्चे पुरस्कार मिलने के कारण जल्दी सीखते हैं, वहीं क्लास में एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसे जब दंड दिया जाता है या डर दिखाया जाता है तो वो सीखता है। तो ये क्या हुआ?
तो ये किस तरह की परिकल्पना का उदाहरण हुआ? ये हुआ अस्तित्वात्मक परिकल्पना, जो पूरे समूह पर तो नहीं लेकिन कम से कम किसी एक व्यक्ति पर तो लागू होती ही है। अब हम तीसरे प्रकार को देखें, जो है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम दो तरह से बांटते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर जो परिकल्पना बांटी गई है वो है शून्य परिकल्पना, जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, और वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। आइए देखते हैं शून्य परिकल्पना क्या है। जब किन्हीं भी दो चरों के बीच संबंध में अंतर न होने के संबंध को बताया जाता है, किन्हीं भी दो चरों के बीच अंतर नहीं होने के संबंध को जब बताया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? शून्य परिकल्पना। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि क्या बताती है? जब किन्हीं भी दो चरों के मध्य जो अंतर होता है उसके संबंध को जब बताया जाता है तो वो होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। शून्य परिकल्पना को हम H0 से इंडिकेट या डिनोट करते हैं। शून्य परिकल्पना का उदाहरण देखें कि माना कि कला और विज्ञान संकाय के दो विद्यार्थी थे और उन दोनों का इंटरव्यू लेकर ये पाया गया कि उन दोनों के जो उपलब्धि है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो कला और विज्ञान संकाय के छात्रों की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, इसका अध्ययन जब किया जाएगा तो वो शून्य परिकल्पना के अंतर्गत आएगा। और इसके जस्ट विपरीत, दोबारा हमने जब उनका इंटरव्यू लिया तो हमें बहुत अंतर मिला। तो जब हम ये कहेंगे कि कला और विज्ञान संकाय के छात्रों के उपलब्धि में तो काफी अंतर है और इसका अध्ययन, हम इस संबंध का अंतर जब अध्ययन हम करेंगे तो ये हो जाएगी वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आइए हम बात करते हैं एरर टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होते हैं। तो जब दोस्तों एक अच्छे प्रोडक्ट को रिसर्च में खराब बता दिया जाता है, मींस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वी आर फाइंडिंग बैड इन रिसर्च, तो ये होगा एरर टाइप 1। और इसके जस्ट विपरीत एक खराब प्रोडक्ट रिसर्च में अच्छा आ जाता है, मींस अ बैड प्रोडक्ट कमिंग एज अ गुड प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिसर्च और आफ्टर रिसर्च, तो ये हो जाएगा टाइप 2 एरर। तो ये चीजें हुई परिकल्पना से संबंधित। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।